नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे LBS स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से हमारे जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो क्या है, फिलहाल बंद है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए LBS स्कूल ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सुचारू रूप से जारी किया है, जिसके अंतर्गत आपको हर क्लास की वीडियो है वो उपलब्ध मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 यानी 11th क्लास आर्ट्स में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर की, हाँ जी, अंग्रेजी साहित्य विषय के बारे में आज हम अध्ययन है वो करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत सबसे जो लेंथी पार्ट है वो है स्टोरी का पार्ट। कौन सा है? स्टोरी का पार्ट है। 12th इंग्लिश लिटरेचर में आपके 6 स्टोरी है वो लगती है। 6 स्टोरी है वो सिलेबस में शामिल है। उसमें से सबसे लेंथी वाइडली अगर मैं बात करूं तो वो है टुमारो। कौन सी है? टुमारो जो स्टोरी है। अब देखिएगा, टुमारो स्टोरी लंबी है, थोड़ी लेंथी है, इसके बारे में हम विस्तार से वो चर्चा करेंगे। टुमारो स्टोरी देखिएगा, इसकी को जोसेफ कॉर्नेट के द्वारा 1902 में है वो लिखा गया था। 1902 में इसकी रचना है वो जोसेफ कॉर्नेट के द्वारा की गई थी। यह जो स्टोरी है यह पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है वो घूमती है। देयर आर मैन 4 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। इस कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। वो पात्र कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला जो मुख्य रोल अदा करता है, जो लगभग पूरी स्टोरी 80-85% जिसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, वो है कैप्टन हैगबर्ट। कैप्टन हैगबर्ट है वो इस स्टोरी का प्रमुख नायक है, मैन हीरो है इस स्टोरी का। सेकंड है हैरी हैगबर्ट। हैरी हैगबर्ट है वो कैप्टन हैगबर्ट का बेटा है। इसका क्या है? ये बेटा है। हैरी हैगबर्ट है वो इस कैप्टन हैगबर्ट का बेटा है, पुत्र है। जॉइस कार्विल एंड बेसिव कार्विल। जॉइस कार्विल है वो बेसिव कार्विल का क्या है? पिताजी है, यानी ये इसके फादर हैं, जोसेफ कार्विल और बेसिव कार्विल के। अब देखिएगा स्टोरी कहां से शुरू होती है। कैप्टन हैगबर्ट है, उसका जो बेटा है, उसका बेटा कौन है? हैरी हैगबर्ट है। वो 14 वर्ष पहले अपने घर से भाग चुका था, यानी 14 वर्ष पहले वो अपने घर को छोड़कर है वो कहीं और चला गया था। तो कैप्टन हैगबर्ट है वो अपने बेटे की तलाश में, अपने पुत्र की तलाश में इधर उधर दर बदर ठोकरें खाता है, भटकता रहता है। इस कदर की मेरा बेटा है वो एक दिन है वो निश्चित रूप से मेरे पास है वो आएगा। तो कैप्टन हैगबर्ट ने अपना जो एट प्रेजेंट जहां रह रहा है उस स्थान को छोड़ने का उसने क्या कर लिया? निर्णय कर लिया। उसने अब अपने मन में इस बात को ठान लिया कि हाँ, मेरे को यह स्थान है वो छोड़ना है। और वो स्थान छोड़कर कोलचेस्टर से कोलब्रुक है वो आ जाता है, यानी वो कोलब्रुक जगह पर आकर रहने लग जाता है। क्यों रहता है? क्योंकि कोलब्रुक के लोगों ने कैप्टन हैगबर्ट को यह बताया था कि आपका बेटा है वो कोलब्रुक में रहता है। इसी की तलाश में वह अपने बेटे की तलाश में ठोकरें खाता हुआ, दर बदर भटकता हुआ कोलब्रुक है वो आ जाता है। कुछ दिन कोलब्रुक में रहने के बाद, यानी 5-6 दिन इधर उधर भटकने के बाद उसने निर्णय ले लिया स्थायी प्लेटफॉर्म, यानी निश्चित रूप से वहीं रहने का टारगेट है वो कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि उसको इस बात की आशा थी कि मेरा बेटा है वो निश्चित रूप से मेरे पास है वो अवश्य लौटकर है वो आएगा। कैप्टन हैगबर्ट है
उसने कोलब्रुक में एक मकान है वो बना लिया था। उसने वहां अपने खुद की जगह लेकर एक मकान का निर्माण कर लिया था। उस मकान में या उस फ्लैट में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 2 मकान थे। उसने 2 मकान बनाए थे, जिसमें कि एक मकान या एक कॉटेज में मैं कहूं तो वो खुद रहता था और दूसरी कॉटेज उसने टेनेंट को दी थी, किराएदार को दे दी थी। अब देखिए वो टेनेंट्स कौन से थे जिनको उन्होंने अपना मकान है जो किराए पर दिया था। टेनेंट्स थे बेसिव, जोइस कार्विल और बेसिव कार्विल। जोइस कार्विल है और बेसिव कार्विल, वो दोनों इनके मकान में एज एक किराएदार, एक टेनेंट्स के रूप में रहने है वो लग गए थे। क्यों लग गए थे? क्योंकि इसने जो मकान बनाया था उसमें 2 कोटेज थी, कुटिया थी या जो कमरे थे, उसमें से एक कमरे में यह रहता था और दूसरे कमरे में ये पिता और पुत्री है वो रहते थे। जोइस कार्विल है वो बेसिव कार्विल के फादर हैं, पिताजी हैं। अब देखिएगा कैप्टन हैगबर्ड है वो काफी अच्छा इंसान था। कैप्टन हैगबर्ड वहां रहने लग गया, लोगों के साथ आपस में डिस्कस करने लग गया। इसीलिए जब भी कैप्टन हैगबर्ड है वो अपना भोजन खरीदने के लिए, अर्थात मैं कहूं तो स्टोरी में मीट शब्द का यूज किया गया है, जब भी वो मीट यानी मांस खरीदने के लिए बाजार में जाता था तो वो अच्छे अच्छे पीस नहीं खरीदता था। वो बिल्कुल जो फ्रेश पीस है, जो बड़े बड़े पीस है, उनको नहीं खरीदता था। वो केवल और केवल जो छोटे छोटे लास्ट में जो पीस बचते थे उन्हीं पीसेस को वो खरीदता था और उन्हीं पीसेस को लाकर खाता था। ऐसा क्यों करता था? लोग ऐसा सोचते थे कि हाँ यह एक कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिस इज ए माइजम मैन। लेकिन वो व्यक्ति कंजूस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने बेटे के लिए पूरी की पूरी संपत्ति है वो एकत्रित करना चाहता था। कौन चाहता था? कैप्टन हैगबर्ड। कैप्टन हैगबर्ड है वो अपने बेटे के लिए पर्याप्त धन, पूरा पैसा इकट्ठा करके रखना चाहता था। इसलिए वो बिल्कुल भी फिजूल खर्ची रत्ती भर भी नहीं करता था। आगे देखिए क्या होता है। इसी आस लगाए हुए कैप्टन हैगबर्ड है उसने अपना जो एक मकान है जो खुद रह रहा था, उस मकान में उसने हर तरह की वस्तु, हर तरह की चीज, हर तरह के आइटम को लाकर रख दिया था कि मेरा बेटा आएगा वही इसको यूज में लेगा और हाँ, और वही सबसे पहले इसमें एंटर करेगा। और एक बात और है यहां तक कि उसने उस कमरे में एंट्री के लिए किसी को भी परमिशन नहीं दी थी, यानी उस कमरे में कोई भी व्यक्ति है वो प्रवेश नहीं करता था। अब देखिए आगे वो क्या करता है। आगे कैप्टन हैगबर्ड है, कैप्टन हैगबर्ड का जो मकान है उसके आगे और पीछे दोनों साइड में बगीचा था। यानी कैप्टन हैगबर्ड का जो मकान है उसके बैक साइड में और फ्रंट साइड में, दोनों साइड में क्या था? बगीचा था। वो कैप्टन हैगबर्ड है वो उस बगीचे में सुबह शाम जब भी उसको टाइम मिलता है उसमें वो गड्ढे खोदता है। क्या खोदता है? डिस्क खोदता है, गड्ढे खोदता है। लेकिन वो करता केवल इतना ही है कि वो गड्ढे गड्ढे खोदता है, उसमें बीज नहीं बोता है। अर्थात कहने का मतलब है वो कह रहा है कि मैं गड्ढा खोदूंगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आने के बाद इन गड्ढों में क्या है? बीज है वो बोएगा। लेकिन उसका बेटा क्या आता है? जरूर आता है। कब आता है इसका हमें वेट करना होगा। इसीलिए कैप्टन हैगबर्ड है वो एक पजल्ड व्यक्ति था, परेशान व्यक्ति था, इसी आशा में कि हाँ मेरा कोई साथ देने वाला है वो रहे। उसका साथ दिया। किसने दिया?
जरूर दिया। देखो किसने दिया, उसका साथ देने वाली थी बेसिव कार्गिल। कौन थी? बेसिव कार्गिल ने कैप्टन हैगबर्ड का साथ है वो दिया था। एक बात और देखो, कैप्टन हैगबर्ड का बेटा तो चला ही गया था, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो भी चली गई थी, उसकी भी डेथ है वो हो गई थी। इसलिए यह अकेला परेशान पजल्ड व्यक्ति था। इसका साथ दिया बेसिव कार्गिल ने। देखो बेसिव कार्गिल और कैप्टन हैगबर्ड के मध्य डिवाइन लव था। डिवाइन लव मतलब ईश्वरीय प्रेम उनके अंतर्गत था। वो एज ए पिता और बेटी के समान उनको प्रेम करता था। कैप्टन हैगबर्ड और बेसिव कार्गिल रोजाना घंटों तक बातें करते थे, अपनी बातों को आदान प्रदान करते थे, शेयर करते थे एक दूसरे के मन की बात को। लेकिन एक दिन कैप्टन हैगबर्ड ने कहा कि बेसिव, आपको मेरे बेटे से शादी करनी होगी, वो आपका हर दुख दर्द है वो बांटेगा। कैप्टन हैगबर्ड ने बेसिव कार्गिल को कहा कि हाँ, आपको मेरे पुत्र के साथ शादी करनी होगी। जब वह यहां पर लौटेगा निश्चित रूप से आएगा और आपको उसके साथ शादी करनी है, तो वो तेरी हर इच्छा को, हर डिजायर को है वो पूरी कर देगा। बेसिव कार्गिल इसी बात से उसके से जो उसने प्रस्ताव जो रखा था, प्रपोजल तो रखा था अपने बेटे के लिए, उसके लिए वो इस बात को यस कर देती है। लेकिन क्या उसका बेटा आएगा, क्या उसकी शादी होगी, कब होगी, कैसे होगी, इसी आस के साथ वापस आइए कैप्टन हैगबर्ड पर। एक दिन कैप्टन हैगबर्ड है वो कोलब्रुक में घूम रहा था। सॉरी, कैप्टन हैगबर्ड नहीं, हैरी हैगबर्ड कोलब्रुक में घूम रहा था। कोलब्रुक के लोगों ने उनको बोला कि आपका एक पापा है वो आपका इंतजार है वो कर रहे हैं। इंतजार कौन कर रहा था? कैप्टन हैगबर्ड है वो हैरी हैगबर्ड का हर टाइम इंतजार करता था कि मेरा बेटा आएगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या वो अपने पापा के पास जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन वो जाएगा अपने एक उद्देश्य के लिए। उस हैरी हैगबर्ड को अपने पापा से प्रेम नहीं था, उसको प्रेम था तो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन हैगबर्ड के पास जो पैसे थे उन पैसों से उनको प्रेम था कि हाँ, मैं पापा के पास जाऊंगा और वो मेरे को बहुत सारा पैसा है वो देंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। इसमें क्या है, हैरी हैगबर्ड ने दुनिया के प्रत्येक कंफर्ट्स को इस्तेमाल किया था, हर एक आरामदायक चीजों को इसने यूज में लिया था। तो एक दिन क्या होता है कि कोलब्रुक से हैरी हैगबर्ड है वो एक स्ट्रेंजर के रूप में, एक अजनबी के रूप में अपने पापा के पास जाता है। वो कैप्टन हैगबर्ड के पास जाने के बाद कैप्टन हैगबर्ड से आपस में डिस्कस करता है, बातें करता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूं, कि मैं आपका बेटा हूं। लेकिन कैप्टन हैगबर्ड उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि तू मेरा बेटा है या नहीं है। कैप्टन हैगबर्ड ने हैरी हैगबर्ड को मना कर दिया था कि तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लालची इंसान है वो नहीं हो सकता। उसको कैसे पता चला कि उसका बेटा लालची है? जब इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही थी तो बातों ही बातों में इसने इस बात को पहचान लिया था कि हाँ, ये जो अजनबी है, अजनबी मतलब हैरी हैगबर्ड, वो किसी उद्देश्य के साथ यहां पर आया है, न कि अपने पापा से मिलने के लिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन हैगबर्ड है वो हैरी हैगबर्ड को वहां से निकाल देते हैं। वहां से निकालने के बाद बेसिव कार्गिल है, बेसिव कार्गिल इस दोनों की बात को सुन रही थी। यानी बेसिव कार्गिल ने इन दोनों की बात को सुना तो जैसे ही हैरी हैगबर्ड घर से निकलता है तो बेसिव कार्गिल दौड़ी दौड़ी उसके पीछे जाती है। क्यों नहीं जाती है भाई, जाना तो है ही उसको, आखिर उसका वो तो था। मतलब बेसिव कार्गिल हैरी हैगबर्ड के साथ शादी करना
चाहती थी। बेसिव कार्विल हैरी हैगबर्ट के पास जाती है और उसका वेलकम करती है, उसका अभिनंदन है वो करती है। इन दोनों के बीच में वार्तालाप चलती है। बेसिव कार्विल को भी पता लग जाता है दोनों के मध्य बातचीत होने पर कि हाँ, हैरी हैगबर्ट है वो एक लालची व्यक्ति है, उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रेम है वो नहीं है। इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है कि कैप्टन हैगबर्ट है वो यहाँ के लोगों को कहता था कि माई सन विल रिटर्न नेक्स्ट मंथ, माई सन विल रिटर्न नेक्स्ट वीक, एंड एट लास्ट ही सेड माई सन रिटर्न टुमारो। इसीलिए तो इस कहानी का नाम टुमारो रखा गया है। आप देखिए इन दोनों के मध्य जो वार्तालाप चली थी, हैरी हैगबर्ट है वो बेसिव कार्विल से झूठ बोलता है, हर एक बात हर एक पॉइंट पर वो झूठ बोलता है। वो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे घर से है वो निकाल दिया था, मेरे पापा है मैं एक समुद्री यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन मेरे पापा है वो मुझे किसी वकील के पास रखकर एक कलरक बनाना चाहते थे, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। मेरे पापा मेरे साथ बहुत ही रफनेस का व्यवहार है वो करते थे। हर एक एंगल से उसने वहां पर अपने पापा का क्या किया, बहिष्कार ही कर दिया, इस तरह से मानो हैरी हैगबर्ट ने। तो बेसिव कार्विल को जब इस बात का पता चलता है कि हैरी हैगबर्ट है वो एक झूठा नालायक इंसान है, हैरी हैगबर्ट इज ए बैड पर्सन, जब उसके दिमाग में इस बात की वो बात पूर्णतः सेट हो जाती है कि हाँ हैरी हैगबर्ट है वो एक बहुत ही गंदा व्यक्ति है, अच्छा नहीं, उसका बिहेव है वो सही नहीं है। क्योंकि हैरी हैगबर्ट है उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने गलत काम है वो किए थे, हर एक एंगल से उसने अपनी लाइफ में गलत काम है वो किया था और उसका गलत काम का पता बेसिव कार्विल को है वो लग गया था। इसलिए अंत में क्या करती है बेसिव कार्विल है वो हैरी हैगबर्ट को कुछ पैसे देकर वहां से निकाल देती है। यानी बेसिव कार्विल ने हैरी हैगबर्ट को क्या दिया, अंत में पैसे दिया और उसको वहां से निकाल दिया। अब देखो जोइस कार्विल है, अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिव कार्विल क्यों दुखी थी। बेसिव कार्विल का जो पिता है जोइस कार्विल वो एक ब्लाइंड पर्सन था, वो एक अंधा व्यक्ति था, अंधा था। लेकिन ये तो नहीं है कि कोई व्यक्ति अंधा होता है वो इंसान अच्छा नहीं होता है, था वो एक हेल्थी पर्सन था, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन था, और उसमें क्या थी, रफनेस थी, थोड़ा चिड़चिड़ापन था उसमें। क्यों था? बेसिव कार्विल अपने पापा से इतना प्रेम करती थी जैसे कोई सामान्य लड़की अपने पापा से प्रेम करती है, उसी तरह से बेसिव कार्विल भी अपने पापा से क्या करती थी, प्रेम करती थी। जब भी जोइस कार्विल बेसिव कार्विल को पुकारता था तो ये अपने हाथ का काम छोड़कर तुरंत आनंद फानंद में अपने पापा के पास है वो पहुंच जाती थी। लेकिन जब कभी भी उसकी पुत्री 1 या 2 मिनट लेट हो जाती थी तो ये जोइस कार्विल है वो उस पर भड़कता था, न जाने उसको क्या क्या बोल देता था। इसलिए बेसिव कार्विल है वो एक दुखी लड़की थी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा एंड में स्टोरी का मतलब क्या निकला कि जो कैप्टन हैगबर्ट है उसका बेटा हैरी हैगबर्ट उसके पास लौटकर भी आता है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसने सोचा था कि जो मेरा पुत्र है, जो मेरा बेटा है, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगा। वो बेटा आया भी, लेकिन इसके पास रुका भी नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि वो जो बेटा है उसका, वो बेटा काफी रफनेस हो चुका था, उसकी सोच है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। उसके पापा और बेटे के जो विचार है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने उस बेटे को क्या किया, नकार दिया। मैं अगर स्टूडेंट्स आपको बताऊं तो बेसिव कार्विल की जो पूरी स्टोरी है
वो आपकी बुक में एक पेज पर कंप्लीटली दी हुई है, वो कृपया आप स्टडी कर लें। अब देखिएगा, ये स्टोरी मैंने आपको बताई है, स्टोरी को सुन लिया आपने। सुनने के बाद अब आपको अपनी जो बुक है या जो गाइड है उसमें से आपको एक बार रीड करना होगा। रीड करने के बाद ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी और फिर आपको इस स्टोरी से बिल्कुल भी दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। ओके, थैंक यू।